नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2021 पेश कर ब्रीफकेस और बही खाता के बजाय उन्होंने टैबलेट से बजट पेश किया है। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है जिसमें स्वास्थ्य और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रमुखता से ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल है, जबकि जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक ही सुस्त रहा है। साल 2021 ऐतिहासिक साल है जिस पर देश की नज़र है। इस मुश्किल वक्त में भी मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है। आम बजट 2021-22 में क्या कुछ खास है, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इस आम बजट में 94,000 करोड़ से को बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं देश में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाने की भी बात की गई है। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए आम बजट में दिए गए हैं। आपको बता दें कि 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की भी बात आम बजट में की गई है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं हेल्थ सेक्टर में 134% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें पिछली बार से 134% की बढ़त की गई है। वहीं बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2,00,000 करोड़ हुआ है। आपको बता दें कि देश में 75,000 हेल्थ सेंटर भी बनाए गए हैं। ये आम बजट इस बार स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वहीं कोरोना के चलते कोरोना वैक्सीन को लेकर भी 35,000 करोड़ दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए आम बजट बेहद खास रहा है। हेल्थ सेक्टर के लिए आपको बता दें कि पिछली बार से 134% बढ़ा है ये आम बजट हेल्थ के मामले में। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य बजट में राशि दी गई है। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट भी शुरू करने की बात की गई है आम बजट में। और इस आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस इनकम टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़कर 74% कर दी गई है। और अब अगर बैंक डूबते हैं तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट के लिए 1 साल बढ़ा दिया गया है। आम बजट में बताया गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1 साल की छूट की 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं बीमा क्षेत्र में भी सरकार का बड़ा फैसला आया है, जिसमें एफडीआई को बढ़ाया गया है और 74% कर दिया गया है। हम आपको आम बजट की खूबियां बता रहे हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ, बीमा और अन्य सेक्टर के लिए बजट में क्या कुछ खास है, इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है इस बजट में कि आम बैंक अगर डूबते हैं तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए का कंसेशन मिलेगा।
बता दें कि इस बार FDI 74% कर दी गई है। वहीं इस आम बजट में विदेशी मोबाइल, विदेशी कपड़े और खाने का तेल महंगा हो जाएगा। इस आम बजट के वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी इस बार 100 सैनिक स्कूल बनाने की बात इस बजट में की गई है और ये सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर की मदद से बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी भी आई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का नमूना बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। इसमें हर वर्ग का समावेश है और एक विजन भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं को नए अवसर देना और निर्माण के लिए नए क्षेत्र में विकास करना, आधुनिकता की तरफ से आगे बढ़ना और नए सुधार लाना। उन्होंने कहा कि इस बजट के दिल में गरीब और किसान है। पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन में इज फॉर लिविंग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दशक के पहले बजट के लिए जिसमें विजन भी है और एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के आम बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन का ऐलान जरूर किया है। मसलन कई तरह के कच्चे पदार्थ और कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। स्टील के कुछ उत्पादों पर शुल्क खत्म कर दिया गया है। वहीं कॉपर, स्क्रैप और पर शुल्क को 5% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। इसी तरह आपको बता दें कि मोबाइल के कुछ पार्ट्स के लिए 2.5% ड्यूटी देनी होगी। साथ ही मोदी सरकार ने शराब, मसूर की दाल, काबुली चना और मटर जैसे उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि आज के बजट की घोषणा में आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस आम बजट के बाद जो चीज़ें महंगी होंगी और कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। आपको बता दें कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के चार्जर, पार्ट्स और रत्न जूतों के साथ चमड़े से बनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी इस आम बजट के बाद। और नायलॉन के कपड़े, स्टील के बर्तन, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े ये सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस आम बजट के बाद मोबाइल फ़ोन और मोबाइल के चार्जर्स, मोबाइल पार्ट्स, रत्न, जूते और चमड़े से बना सामान महंगा हो जाएगा। साथ ही जो सामान सस्ते होंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस आम बजट के बाद नायलॉन के कपड़े, स्टील के बर्तन, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े, सोलर लालटेन, सोना चांदी सस्ता हो जाएगा। आपको हम बता रहे हैं कि आम बजट के बाद कौन कौन सी चीज़ें सस्ती और महंगी होंगी। आपको बता दें कि आम बजट के बाद मोबाइल फ़ोन महंगा हो सकता है, मोबाइल के चार्जर और मोबाइल पार्ट्स भी महंगे हो सकते हैं।
और रत्न से बने सामान, जूते और चमड़ों से बने सामान भी महंगे हो सकते हैं। वहीं सस्ते सामानों में नायलन के कपड़े, स्टील के बर्तन, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े, सोलर लालटेन और सोना चांदी सस्ता हो सकता है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2021-22 का बजट पेश किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को इज फॉर लिविंग पर जोर देने वाला करार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने रक्षा पर खर्च का कोई जिक्र नहीं किया है। पी चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के आंकड़े दिए, उसमें वैक्सीन का खर्चा जोड़ा और फाइनेंस कमीशन के ग्रांट भी जोड़ दी। कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए, पर लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है और इनको लागू करने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये धोखा वाला बजट है। इस बजट से गरीब को धोखा दिया गया है, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया गया है। वहीं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 250 ट्वीट और ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। इन अकाउंट पर फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट्स व हैशटैग चलाने के आरोप हैं। किसान आंदोलन को लेकर इन अकाउंट से मोदी प्लानिंग फार्मर जोनोडिक्स नाम से हैशटैग चल रहा था। इस हैशटैग का मतलब था मोदी सरकार किसानों के जनसंहार की तैयारी कर रही है। सरकार ने यह फैसला गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की अपील के बाद लिया है। अपील में कहा गया है कि ये प्रदर्शन के दौरान दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और देश की सुरक्षा को इससे खतरा है। ये अकाउंट्स 3 जनवरी को गलत और भड़काने वाले ट्वीट्स कर रहे थे। वहीं लखनऊ में विभूति खंड थाना क्षेत्र के सम्मान बिल्डिंग में माई बार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवक और महिला के बीच कहासुनी होने के बाद जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत युवक ने महिला के साथ अभद्रता की। इसके साथ ही 5 से 6 लोगों ने मिलकर युवक को जमकर पीट दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तमाशाबीन बने रहे और युवक को पीटते हुए देखते रहे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां एक सिपाही ने एक महिला सिपाही को गोली मार दी, साथ ही खुद को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान महिला सिपाही की मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने महिला सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां एक सिपाही ने एक महिला सिपाही को गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में महिला सिपाही की मौत हो गई, जबकि सिपाही गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां एक सिपाही ने एक महिला सिपाही को गोली मार दी और साथ ही खुद को भी गोली मार ली। वहीं भारत नेपाल की सीमाएं कोरोना संक्रमण के कारण 23 मार्च 2020 से बंद चल रही थी। वहीं कोरोना का संक्रमण कम होने को लेकर नेपाल सरकार ने
29 जनवरी 2021 से भारत से जुड़े 30 प्रमुख सीमाओं को खोलने का निर्णय लिया और सीमा खोलने को लेकर संबंधित चिट्ठी सीमावर्ती जिले में स्थानीय प्रशासन को भेजे। लेकिन अधिकारी राम बहादुर करुबाड़ा का कहना है कि सरकार का भेजा गया आदेश अस्पष्ट होने के कारण सीमा को सहज तरीके से खोलने के विषय में स्थानीय प्रशासन असमंजस में है। जिला प्रमुख राम बहादुर करुबाड़ा ने बताया कि सरकार ने अपने निर्देशन में नए प्रजाति के कोरोना संक्रमण रिपोर्ट देखने के बाद ही भारत से नेपाल प्रवेश की अनुमति देने की बात कही है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन असमंजस में है, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन तत्काल सीमा को सहज रूप से खोलने में असमर्थ नजर आ रहा है और किस तरीके से आवागमन सहज और सुचारू रूप से हो सके इस विषय में निर्णय न होने के कारण अभी तक भारत नेपाल सीमा को पुनः सरलता से नहीं खोला जा सकता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है और राहगीरों ने घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरी घटना मटौद थाना क्षेत्र के खरोड़ा रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही है। सबकी बड़ी जानकारी हम आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। आपको बता दें एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। वहीं बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां रत्नपुर गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में करीब 10 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को डिबाई सीएचसी में भर्ती कराया गया है। ये घटना रौरा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएचसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये घटना रौरा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की बताई जा रही है। वहीं हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पाल के प्रथम आगमन पर बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला प्रभारी प्रकाश पाल के भव्य स्वागत के अवसर पर हरदोई जिला महामंत्री अजीत सिंह बब्बन, विधायक राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर जीवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल सिंह ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि वे भगवान विष्णु के अवतार वाली भूमि पर कार्य करने का अवसर पा रहे हैं। मुझे एक तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के 2 अवतारों का यहाँ जन्म हुआ और उनकी इन पावन भूमि पर मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने जीवन की धन्यता समझता हूँ और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस भूमि पर मुझे काम करने का। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों पर।